नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी साइंस पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड नंबर 9 में हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से, पुरानी एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स नामक चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ में नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर आपको मिलेगा नहीं, तो आप इसी से कवर कर लीजिएगा। साथ में हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जिन भी चैप्टर्स का, जैसे हमने इस पाठ का आपको सारांश नहीं बताया था, तो आपको प्रश्नों के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाएगा हमारी तरफ से। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स थे वो हमने ऑलरेडी करा दिए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है, और आप सभी लाइक भी कर दीजिएगा सेशन को और कमेंट भी कीजिएगा प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, पहला है, निम्नलिखित में से किसने समांतरिक सिमिलर ट्रायड्स की खोज की जिससे तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। तो आवर्त सारणी के बनने से पहले सिमिलर ट्रायड्स समांतरिक की खोज किसने की थी? त्रिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? त्रिक क्या होते हैं? तो ये तीन तत्वों का एक समूह होता है जिसकी खोज किया था। ऑप्शन ए है न्यूलैंड्स ने, ऑप्शन बी है मेंडलीफ ने, ऑप्शन सी है डॉबे राइनर ने। तो डॉबे राइनर क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? तो यहाँ पर इस प्रश्न की अगर बात करें तो डॉबे राइनर को समांतरिक के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर डॉबे राइनर त्रिक भी कहा जाता है। डॉबे राइनर त्रिक भी कहा जाता है, डॉबे राइनर त्रिक इन्हीं के नाम से। और इन्होंने तीन तत्वों का एक समूह बनाया था और कुल मिलाकर इन्होंने तीन त्रिक, ध्यान रखिएगा, तीन त्रिक इन्होंने दिए थे, तीन त्रिक दिए थे। टोटल 9 तत्वों के बारे में इन्होंने जानकारी दी थी और उसमें खास बात क्या थी कि अगर तीन तत्व हैं एक त्रिक में तीन तत्व हैं, तो तीन तत्वों में जो परमाणु द्रव्यमान था पहले का, दूसरे का, तीसरे का, तो ये देखा गया कि जो बीच वाला है उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के औसत में है। तो इस हिसाब से इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सिमिलर ट्रायड, समान त्रिक का या तत्वों के त्रिक का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये दिया था डॉबे राइनर ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1817 में डॉबे राइनर ने समान गुण धर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रथम प्रयास किया। इन्होंने तत्व वाले कुछ समूहों को चुना और उन समूहों को त्रिक कहा। डॉबे राइनर केवल तीन त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं और यहीं से इनके त्रिक बनाने से ही प्रक्रिया एक स्टार्ट हुई आवर्त सारणी की, उसी दिशा में आगे बढ़ा कदम। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचाना था? तो प्लेटिनम को कैटलिस्ट के रूप में सबसे पहले किसने पहचाना था? न्यूलैंड्स ने, हेनरी मोजले ने, डॉबे राइनर ने। तो क्या प्रश्न राइट आंसर होगा प्रश्न नंबर 2 का? तो प्रश्न नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो है सी, अगेन डॉबे राइनर। ध्यान रखिएगा, डॉबे राइनर वह व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचान किया था, खोज किया था। तो प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में, प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट सबसे पहले किसने पहचाना था? डॉबे राइनर ने। अगला प्रश्न है, तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया था? तो जैसे आपने सुरों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया होगा जिसको हम सारे गामा इस तरीके से समझते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से इन्होंने तत्वों की आवर्त सारणी के संबंध में अष्टक सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। डॉबे राइनर ने, जॉन न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने। और इस अष्टक सिद्धांत की खास बात क्या थी कि पहले के बाद जो है जब 8वां एलिमेंट आता था, 8वें के बाद जब नेक्स्ट 8वां एलिमेंट आता था, तो हर 8वें एलिमेंट पे जो है एक विशेषता देखी जाती थी एक। और इन्होंने बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर जॉन न्यूलैंड्स है। और जॉन न्यूलैंड्स ने इस बात की खोज किया था कि पहले के बाद जब 8वां एलिमेंट आ रहा है तो पहले और 8वें में विशेषताएं हैं जो कि समान रूप से दोनों में पाई जाती हैं। तो एक इन्होंने कह सकते हैं यहाँ पर कि विशेषताओं को ज्ञात किया था कि पहले के बाद जब 8वां आ रहा है तो उस हिसाब से इन्होंने देखा कि पहले के मुकाबले जो 8वां वाला तत्व, 8वें नंबर पे जो तत्व आ रहा है, दोनों में समान विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर अष्टक सिद्धांत, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इन्हीं के नाम पे बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। किससे संबंधित है? तत्वों की आवर्त सारणी से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और कब किया था? तो 1866 में। अगला प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो अगर हम आधुनिक समय की अगर हम बात करें तो आधुनिक समय में आवर्त सारणी अगर किसी ने बनाई थी तो वो सबसे पहले बनाई थी मेंडलीफ ने। मेंडलीफ ने पूरा एक कह सकते हैं सबसे बड़ा योगदान इनका माना जाता है। और उससे पहले भी प्रयास हुए थे, लेकिन जो प्रमुख प्रयास अगर की हम बात करें तो प्रमुख प्रयास इस दिशा में मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था
उसका आधार क्या था, वो किस पर आधारित थी, किसको आधार मानकर मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। ऑप्शन ए परमाणु चक्र, एटॉमिक साइकिल, परमाणु भार, यहाँ पर जो है परमाणु संख्या कर लीजिए, परमाणु संख्या कर लीजिए। बाकी प्रश्न जब हम आपको देंगे तो उसमें चेंज कर देंगे। जैसे दिन में हमने एक आपको प्रश्न कराए थे तो उसका हमने आपको भूगोल के प्रश्न का याद आ गया तो बता दे रहे हैं। भूगोल के प्रश्न में हमने जो है 54 नंबर प्रश्न में उत्तर पूर्व बताया है, वो एनसीईआरटी में ही गलती थी तो उस वजह से हमने ध्यान नहीं दिया प्रश्न बनाते समय, और उत्तर पूर्व नहीं होगा उस प्रश्न में। अगर हम बात करें तो वहाँ पर अरावली के उत्तर पश्चिम में, ध्यान दीजिएगा, वो अरावली के उत्तर पश्चिम में स्थित है भारतीय मरुस्थल, तो वहाँ पर उत्तर पश्चिम होगा। बाकी जो हमने प्रश्न का पीडीएफ आपको दिया है प्रश्न आंसर का, उसमें हमने सही कर दिया, तो यहाँ पर भी हम सही करके दे देंगे इसको। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो यहाँ पर परमाणु संख्या होगा और परमाणु द्रव्यमान। क्या आंसर होगा, तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास पर आधारित थी। और इससे पहले जब हमने डॉबेराइनर का देखा कॉन्सेप्ट, उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का भी देखा, तो उन सभी का जो कॉन्सेप्ट था वो भी किस पर आधारित था, वो भी परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। और साथ में मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वो भी किस पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर। तो परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास पर आधारित थी मेंडलीफ की आवर्त सारणी, बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं जो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मेंडलीफ को जाता है। तत्वों की यहाँ पे आवर्त होगा, तत्वों की आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया था, पीरियोडिक टेबल बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट, उत्कृष्ट को हम अक्रिय भी बोलते हैं, तो उत्कृष्ट इंग्लिश में इनर्ट गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट या अक्रिय या इनर्ट या नोबल गैस है, जो वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम पाई जाती है और ये इनर्ट होती हैं यानी अक्रिय होती हैं और बहुत ही कम क्रिया करती हैं। वायुमंडल में इनकी मात्रा भी बहुत कम है। ऑप्शन है हीलियम और नियॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आर्गन। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, एक से अधिक। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होगा, ए और सी आंसर होगा। हीलियम और नियॉन भी उत्कृष्ट गैस है, आर्गन भी उत्कृष्ट गैस है, तो आपका हीलियम, नियॉन और आर्गन उत्कृष्ट गैसों के उदाहरण, तो इसलिए आपका राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी, यानी किस वजह से मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बाद जो है एक नई आवर्त सारणी का निर्माण करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ कमियां रह गई थी इसी वजह से। तो पहला है, वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए, समस्थानिक की स्थिति निश्चित नहीं बता सके, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स, उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं होने के कारण से वजह से स्थान नहीं दे पाए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न एक बार देख लीजिए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमा पूछी जा रही है, कमियां पूछी जा रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तीनों ही यहाँ पर सही हैं। आंसर आपका हो जाएगा एक से अधिक। ये आप जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमियों के रूप में याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में सही कथन क्या है। किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, समस्थानिक आइसोटोप्स को बोलते हैं। किसी तत्व के समस्थानों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं, और सी विकल्प आपके सामने है, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो समस्थानिक आइसोटोप के बारे में अगर बात करें तो अभी हमने ऊपर देखा था समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान होते हैं। आप एक याद रख लीजिए, समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या समान होता है, यही आप याद रख लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और जब आपसे आइसोबार पूछेगा, समभारिक के बारे में पूछेगा, तो वहाँ पर परमाणु द्रव्यमान समान होगा और दूसरा भिन्न हो जाएगा। तो अगर परमाणु संख्या समान है तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न ही होगा। तो आइसोटोप आप याद रखिए, परमाणु संख्या समान होता है तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है एक से अधिक। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो है, तो इस प्रश्न में तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं, ए बी सी तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों ही यहाँ पर ऑप्शन सही हैं, तो समस्थानिक के बारे में सभी कथन सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, समभारिक, समभारिक को हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसोबार क्या होते हैं, समान परमाणु संख्या लेकिन
भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व, समान परमाणु संख्या और समान द्रव्य संख्या वाले तत्व। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा 8वें प्रश्न का, कमेंट कीजिएगा। तो समभारिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, तो राइट आंसर है आपका बी। और बी आंसर क्या है, भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या। तो ध्यान रखना है आपको कि परमाणु संख्या समान किस में रहती है, तो ये रहती है आइसोटोप में, आइसोटोप में। और आइसोबार की अगर हम बात करें समस्थानिक में, और आइसोबार या समभारिक में परमाणु संख्या भिन्न होती है और द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो आपको एक एक याद रख लेना है, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होगी और आइसोबार समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होगी, और दूसरा अपने आप ही भिन्न हो जाएगा। तो 8वें में आंसर आपका बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज किसने की है या बनाया किसने है। यहाँ पर खोज से ज़्यादा बेहतर वर्ड हो जाएगा कि आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया है, मेंडलीफ, हेनरी मोजले, लेवोसिए। क्या आंसर होगा यहाँ पर, खोज भी आप सही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी की अगर बात करें तो आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया किसने था, तो बनाया था हेनरी मोजले। इसीलिए यहाँ पर इनको आप जनक के रूप में भी समझ सकते हैं। तो हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। अभी हमने देखा था कि जो है प्रश्न में कि जो है आवर्त सारणी में जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु ऊर्जा पर, परमाणु संख्या पर। तो यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी किस पर है, परमाणु संख्या पर, एटॉमिक नंबर पर। तो ध्यान रखिएगा एटॉमिक नंबर पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो 10 में आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के नियम के अनुसार आपको बताना है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। अगर आपको बेसिक सा एक वर्ड है, शब्द है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये ऑप्शन भी आराम से समझ में आ जाएगा। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों का फलन होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, परमाणु संख्या पर। तो आपका आंसर हो जाएगा तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के नियम अनुसार। आंसर आपका यहाँ पर 11 का ए हो जाएगा। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के आधार पर आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन प्राप्त हुआ उसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। क्या आंसर होगा 12 का। किसी परमाणु की जो परमाणु संख्या होती है, एटॉमिक नंबर होता है जो एटम का, उसमें किस के बराबर होता है, न्यूट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है प्रोटॉन। प्रोटॉन के बराबर होता है किसी परमाणु की परमाणु संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन के संख्या के बराबर होती है। इसको दूसरे रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित किसकी संख्या का पता चलता है। तो प्रोटॉन की संख्या का पता परमाणु संख्या से चलता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी, और ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, ये आपको ध्यान रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ एवं क्षितिज या क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ एवं क्षैतिज पंक्तियां हैं। तो यहाँ आपसे ऊर्ध्व स्तंभ को हम वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं और साथ में कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं। हॉरिजॉन्टल रोज 7 ऊर्ध्व स्तंभ, 18 क्षैतिज पंक्तियां, 8 ऊर्ध्व स्तंभ, 17 क्षैतिज पंक्तियां, 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 7 क्षैतिज पंक्तियां। तो इस प्रश्न का क्या राइट आंसर होगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में अगर हम बात करें तो कुल 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम समूह या ग्रुप कहते हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम पीरियड बोलते हैं, पीरियड यानी कि आवर्त बोलते हैं। तो पंक्तियों को हम आवर्त बोलते हैं और स्तंभ को हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा इस प्रश्न का। 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 18 वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम समूह या ग्रुप कहते हैं, 7 क्षैतिज पंक्तियां होती हैं यहाँ पे
यहाँ पे 7 क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं जिन्हें आवर्त या पीरियड कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियों को किस नाम से जाना जाता है? आवर्त या पीरियड कहते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? बताना आपको। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 1 होती है, जो माइनस नहीं है प्लस ही है, 2 1 3 कितनी होती है परमाणु संख्या हाइड्रोजन की? कमेंट कीजिएगा। तो परमाणु जो हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो 1 होती है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि परमाणु संख्या हाइड्रोजन की 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या रेडियस कितना है? ये आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या रेडियस आपको बताना है कितना होता है। पिकोमीटर है यहाँ पर, और 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। तो ध्यान रखिएगा, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। तो 37 पिकोमीटर होता है, 27 पिकोमीटर होता है, 17 पिकोमीटर होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या या रेडियस कितना होता है? 37 पिकोमीटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। तो यहाँ पे आपको 10 के पावर -12 मीटर यहाँ पे आपको समझना है। 37 पिकोमीटर हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु, सेमी मेटल या उपधातु है? तो अर्धधातु को हम सेमी मेटल कहते हैं, उपधातु को हम मेटालॉइड्स कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना कि कौन अर्धधातु, सेमी मेटल या उपधातु है। सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। क्या आंसर होगा इस प्रश्न का? कौन अर्धधातु है या एक से अधिक होगा? तो निम्नलिखित में से कौन अर्धधातु है? सेमी मेटल है, सेमी मेटल मतलब आधे मेटल है, आधे धातु हैं, या उपधातु है। तो आपको यहाँ पर सेमी कंडक्टर आपने पढ़ा होगा, सेमी कंडक्टर। तो जो सेमी मेटल होते हैं वही सेमी कंडक्टर होते हैं, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सेमी कंडक्टर ही सेमी मेटल होते हैं या उपधातु होते हैं। तो सिलिकॉन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, 16 में ए हो जाएगा। और अन्य उदाहरण अगर हम बात करें, जर्मेनियम याद रखना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत बार पूछा जाता है। बोरोन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम उदाहरण है अर्ध मेटल के, अर्ध धातु के, सेमी मेटल के। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, या हमने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी में ही एपिसोड 1 और 2 में कवर कराया था। धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के बारे में यहाँ पे आपको बताना है, और मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही विकल्प यहाँ पे आपके सही हैं, तो आंसर आपका राइट है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अधातुएं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है कार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय नेचर का होता है, और आप एसिड रेन में तभी तो पढ़ते हैं, इस बार प्रश्न भी पूछा गया था, तो आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। एसिड रेन में योगदान भी देता है, तो आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, धातुओं के क्षारकीय होते हैं। अधातुओं की बात करें तो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव होती हैं। आंसर यहाँ पर एक से अधिक है। अधातुओं के बारे में बात करें, नॉन मेटल्स के बारे में बात करें, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने की इनकी प्रवृत्ति होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाएगा, तो विद्युत ऋणात्मक होती हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में, और वहीं अगर हम बात करेंगे धातुओं की, तो धातु कैसे होते हैं? तो धातु होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, धातु होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स छोड़ देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो ये आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में प्रश्न दिया गया, तो वहाँ से देख लेते हैं। तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, तो यहाँ पूछा है असत्य कौन सा है, गलत कौन सा है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। चौथा ऑप्शन आपके सामने है, इनमें इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। और आखिरी ऑप्शन है नन है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सी, और सी यहाँ पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बाईं से दाईं ओर जाने पर आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर, चूंकि एनसीईआरटी का प्रश्न पूछा जा सकता है, बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। तो परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाते हैं आगे जाने पर, बाईं से दाईं ओर जाने पर। तो यहाँ पे सी आपका गलत है, रॉन्ग है। बाकी तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है बाईं से दाईं ओर जाने पर। बाईं से दाईं ओर जाने पर संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और बाईं से दाईं ओर जाने पर ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाएंगे। सी आंसर इस प्रश्न का।
अगले प्रश्न, और इसका कारण क्या है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है। अगला प्रश्न है तत्व X XCl2, तत्व एक X है जिसका XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बना रहा है, XCl2 के नाम से क्लोराइड बना है जो कि एक ठोस है। तो जो कि एक ठोस है जिसका गलनांक भी अधिक है, मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक है। तो यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट भी है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? तो आवर्त सारणी में बताना है कि जो क्लोराइड बना रहा है XCl2 के नाम से एक ठोस भी है जिसका गलनांक भी अधिक है, तो कौन हो सकता है यहाँ पर? तत्व कौन हो सकता है जिस तत्व से ये सूत्र बन रहा है, जिस तत्व से जुड़कर ये क्लोराइड बन रहा है? तो यहाँ पर Na है तो NaCl2 बनता, Mg है तो MgCl2 बनता। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी Mg। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है एक ठोस होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। आवर्त सारणी में जो तत्व है वो आपका Mg है, मैग्नीशियम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर मैग्नीशियम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। धातु में डैश त्यागने की प्रवृत्ति होती है अर्थात या विद्युत धनात्मक होते हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो धातु की बात करें मेटल्स की तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की इनकी प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन आता है? तो परमाणु आकार परिवर्तन क्या आता है? बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, एक से अधिक? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार की बात करें तो ये घटता है। और इसी प्रश्न को हमने दूसरे शब्द में दिया, वहाँ परमाणु आकार है, यहाँ पे दूसरे शब्द में भी दिया है। तो कारण इसका आप समझ लीजिए कि प्रभावी नाभिक की ये आवेश में वृद्धि होती है, प्रभावी नाभिक की जो आवेश है उसमें वृद्धि होती है जिसके कारण परमाणु आकार घटता है। यही प्रश्न दोबारा से आप समझ लीजिए। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो चाहे आपको परमाणु त्रिज्या पूछे चाहे आपको परमाणु आकार पूछे, एक ही आंसर होगा। तो चाहे आपको परमाणु त्रिज्या पूछे, घटेगा बढ़ेगा, या परमाणु आकार, तो जैसे परमाणु आकार घटा था वैसे ही बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार जैसे घटता है वैसे ही परमाणु त्रिज्या भी एक ही चीज़ है, तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगी? घटेगी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर यहाँ पर घटती होगा। तो 21 और 22 प्रश्न देख लीजिए। परमाणु आकार है तो भी घटेगा, 22 है तो भी घटती है, एक ही चीज़ है। दो तरीके से प्रश्न पूछा गया। कारण है प्रभावी नाभिक की आवेश में वृद्धि होती है जिसके कारण परमाणु आकार घटता है। तो आज के जो प्रश्न है यहाँ से ख़त्म होते हैं। ये जो चैप्टर है आपका, इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा के लिए वो आपके पूरे हो चुके हैं। अगले क्लास में हम आपको चैप्टर नंबर 6 कराएंगे, लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, तो हो सकता है 2 से 3 क्लास भी लग जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि 2 क्लास में हम इसको खत्म कर दें। कम से कम मान के चलिए कि 60 से 70 क्वेश्चन तक, 80 क्वेश्चन तक भी इसमें बन सकते हैं। तो लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में अगली बार हम आपसे मिलेंगे। और कल आप लोगों का अगर हम बात करें तो कल आप लोगों का भूगोल का जो है बात करें तो मॉर्निंग में अगर बात करें 10 बजे भूगोल का क्लास होगा एज इट इज जो आपका होता है, और साथ में बीच में आपका विश्व भूगोल का भी 3 बजे क्लास होगा। और साथ में अगर हम बात करें शाम में, तो शाम में आपको NCERT की जो नेक्स्ट क्लास है लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रियाएं से संबंधित, जहां से आपके बहुत सारे प्रश्न बनने वाले हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।